हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेव मोशन और साउंड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। और साथियों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में आपको समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आपकी तैयारी भी अच्छी होती रही। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ऑप्शंस हैं रेडियो तरंग, एक्सरे तरंग, प्रकाश तरंग या फिर ध्वनि तरंग। आइए देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ध्वनि तरंगे। उपर्युक्त विकल्पों में ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, जबकि रेडियो तरंग, एक्स तरंग तथा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ या डिस्टर्बेंस है जो अपना स्वरूप बदले बिना माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगे माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती हैं, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यांत्रिक तरंग। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा या फिर समताप मंडल। और अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यह प्रश्न यूपीपीसीएस के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं, से परावर्तित होती हैं। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आयन मंडल। साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ऑप्शंस हैं प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात या फिर वैक्यूम या शून्य में गति नहीं कर सकती हैं और यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता तथा वहां दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं। मतलब अगर दो व्यक्ति आप लोग वहां पर जाएंगे तो आप लोगों को एक दूसरे की बातें नहीं सुनाई देंगी। तरंग संचरण दो प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य, और ये ध्वनि तरंग जो होती है ये अनुदैर्ध्य होती है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। कॉस्मिक किरणें हैं। ऑप्शंस हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यह प्रश्न बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं हैं। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर है कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शंस हैं अवरक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगें, दृश्य प्रकाश या फिर एक्स किरणें। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्स किरणें। सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जा सकता है एवं रोगों का भी पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ एक्स किरणें। हमारा अगला प्रश्न है,
टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। प्रश्न का सही उत्तर है तीनों कथन सत्य हैं। बरसात में रेडियो तरंगे वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को भी विचलित करने में सक्षम होती हैं। अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं, जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीनों ही कथन सत्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। ऑप्शंस हैं दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या फिर अल्ट्रा वायलेट। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है माइक्रोवेव। दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों अर्थात माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है। ऑप्शंस हैं 109 से 139 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, 54 से 75 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, 76 से 87 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य या फिर 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होता है। एफएम बैंड के लिए यह परास मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, परा उच्च आवृत्ति अर्थात अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें साधारण तौर पर संचालित की जाती हैं। ऑप्शंस हैं भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में या फिर पृष्ठ तरंगों के रूप में। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें तथा सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव्स का भी संचरण किया जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ऑप्शंस हैं रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है अवरक्त तरंगें। अवरक्त तरंगें यानी इंफ्रारेड वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक प्रकार है। इनकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है तथा इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण करने, रात्रि दृष्टि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ अवरक्त तरंगें। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शंस हैं गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, दृश्य प्रकाश या फिर एक्स किरणें। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है एक्स किरणें। क्रिस्टलोग्राफी या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब है एक्स किरणें।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। ऑप्शंस हैं प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे या फिर अल्ट्रावायलेट तरंगे। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है रेडियो तरंगे। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों, विशेष तौर पर रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है। तो प्रश्न का सही उत्तर है रेडियो तरंगे। तो साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और हर एक प्रश्न को आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।